यूपीएससी परीक्षा क्यों हर बार विवादों में आ जाती है? क्या इस परीक्षा में धांधली की जा सकती है? बहुत से लोग कह सकते हैं कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यूपीएससी अपनी गाइडलाइन को बड़े सलीके से लोगों के सामने रखता है। फिर भी विवादों में घिरे यूपीएससी के खिलाफ कैंडिडेट ट्विटर पर यूपीएससी स्कैम का ट्रेंड क्यों चलाते हैं? हाल में जब यूपीएससी ने रिजल्ट अनाउंस किया तो उस मेरिट लिस्ट में बिहार के शुभम कुमार का नाम टॉप पर रहा। यूपीएससी जर्नी आपको बहुत चीज़ सिखाता है। आपको एक कॉन्फिडेंट रहना है और कंसिस्टेंटली आपको तैयारी करते रहना है। ये कभी नहीं लगा था कि मैं टॉप कर पाऊँगा। मेरा बस एम यही था कि मैं आईएएस में हो जाए। मेरे ख्याल से डिप्रेशन स्वाभाविक है कि बहुत लोग इस तरफ हो सकते हैं, बट अगर आपके पास एक प्रॉपर सपोर्ट है, परिवार का अच्छा सपोर्ट है, तो आप इस चीज़ से बच सकते हैं। सवाल किसी की कामयाबी पर नहीं है, बल्कि यूपीएससी स्कैम को लेकर है, जिसकी तस्वीर आगे साफ करेंगे। जय राम दोस्तों, मेरा नाम गंगा प्रसाद। हमारी कोशिश होती है कि आप तक हर वो जानकारी पहुंचाई जाए जो आपसे जुड़ी है। अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ दूसरे दोस्तों तक भी वीडियो पहुंच सके। दरअसल यूपीएससी अब अक्सर विवादों में आ जाता है। रिजर्वेशन की बात आती है तो उस पर भी यूपीएससी की नीति पर सवाल खड़े होने लगते हैं। तो इस वीडियो में यूपीएससी और मोदी सरकार की रिजर्वेशन पॉलिसी की तहकीकात करेंगे। बताएंगे कि ओबीसी, एससी, एसटी के हक मारे जाने का सीक्रेट प्लान तैयार है क्या? इसलिए गोपनीयता का पाठ पढ़ाया जाता है कि कहीं इनका दोगलापन बाहर ना आ जाए। हाल ही में यूपीएससी ने रिजल्ट घोषित किया। इसकी फाइनल लिस्ट में 761 अधिकारियों का सिलेक्शन हुआ। इस लिस्ट में शामिल अगर किसी ने नौकरी ज्वाइन नहीं की तो यूपीएससी 150 लोगों की अलग से लिस्ट तैयार करती है, जिनको उनकी जगह पर मौका दिया जाता है। सवाल इस बात को लेकर है कि यूपीएससी जिन 150 लोगों में से 75 को गोपनीयता के दायरे में रखकर चयन करने की बात कर रहा है, क्या उसमें ओबीसी, एससी, एसटी को भी जगह दी जाएगी? अगर हाँ, तो फिर सवाल है कि सिर्फ जनरल कैटेगरी की संख्या में ही इजाफा क्यों दिख रहा है? क्या सिर्फ जनरल कैटेगरी से ही लोग नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगे? क्या ओबीसी, एससी, एसटी के सभी लोग नौकरी ज्वाइन करेंगे? ये यूपीएससी पूरे विश्वास के साथ कह सकता है क्या? क्योंकि 761 लोगों की फाइनल लिस्ट में जनरल कैटेगरी में 263 अधिकारी शामिल हैं और इन्हीं नंबर्स में 75 की संख्या को जोड़ा जाता है, जिसका टोटल हो जाता है 338 और किसी कैटेगरी में कोई बदलाव नहीं दिखता है। मतलब ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के आंकड़े दोनों जगह एक जैसे हैं। इसके पीछे यूपीएससी की मंशा क्या है? क्या यूपीएससी लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहा है? यूपीएससी ने अपनी सफाई में कहा है कि इस फैसले से पिछड़े समाज के लोगों को फायदा होगा, लेकिन कैसे, इसको यूपीएससी ने समझाया नहीं है। तो सवाल है कि क्या यूपीएससी जो कह रहा है वही सच है? पिछड़े समाज को फायदा देने की बात बोलकर दिन के उजाले में क्या यूपीएससी पिछड़े समाज के लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहा है और इस घोटाले की मदद से जनरल कैटेगरी के लोगों को फायदा पहुंचाना चाहता है? और अगर ऐसा नहीं होगा तो जिन 761 लोगों का फाइनल रिजल्ट सबके सामने है, उसमें अगर कोई नौकरी छोड़ेगा तो उसकी जगह कौन सी कैटेगरी के अधिकारी का सिलेक्शन होगा? उसका क्राइटेरिया क्या होगा? क्योंकि यूपीएससी ने 836 अधिकारियों के सिलेक्शन की जानकारी दी है। इसमें से 75 अधिकारी किस कैटेगरी से होंगे उसकी जानकारी नहीं है। इस रिजल्ट के बाद आरोप लगाया जा रहा है कि ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों के नाम शामिल नहीं है। इसे ऐसे समझिए, सबसे पहले आप फाइनल रिजल्ट के 761 वाले आंकड़े को जोड़िए। जनरल कैटेगरी के 263, ईडब्ल्यूएस के 86, ओबीसी के 229, एससी के 122 और एसटी के 61, इन सभी को मिलाकर 761 अधिकारी होते हैं, जिनका रिजल्ट सबके सामने है। इसी कॉलम के नीचे 3 नंबर कॉलम को देखिए, जिसमें लिखा है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2020 के रूल नंबर 16(4) और 16(5) के अकॉर्डिंग गोपनीयता के दायरे में जिन 150 लोगों को शामिल किया गया, उसमें से 75 जनरल, ईडब्ल्यूएस 14, ओबीसी 55, एससी 5 और एसटी 1 है। अब आप यूपीएससी के फाइनल रिजल्ट को फिर से देखिए, जिसमें 836 लोगों को सेलेक्ट करने की बात कही गई है।
तो क्या यही वो आंकड़ा है जो यूपीएससी स्कैम को जन्म देता है? आरोप लगाया जा रहा है कि 761 सीटों में जितनी सीटें ओबीसी एससी एसटी को मिली हैं, उतनी ही ओबीसी एससी एसटी को 836 वाले लिस्ट में भी दिखती हैं, जबकि जनरल कैटेगरी के नंबर्स में इजाफा दिखता है, यानी कि 263 में 75 का आंकड़ा जोड़ा गया जो 338 दिखाई देता है। ऐसे में सवाल है कि क्या सिर्फ जनरल कैटेगरी से ही लोगों को यूपीएससी भरेगा या फिर इन सीटों पर ओबीसी एससी एसटी के लोगों को भी जगह देगा? क्योंकि यूपीएससी अपनी शर्तों और नियमों के मुताबिक इस लिस्ट को सीक्रेट रखता है और इसी गोपनीयता को सवालों के घेरे में रखकर लोग पूछ रहे हैं कि यूपीएससी किसको फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ये कुछ वैसा ही है जैसे दिन के उजाले में कहा जाए कि रात हो गई। ये बात अब तक पुख्ता तौर पर साबित नहीं हुई है कि यूपीएससी ने सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोगों को भरा है। जिन 75 लोगों को गोपनीयता के दायरे में रखा जा रहा है उसमें ओबीसी एससी एसटी नहीं शामिल हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि यूपीएससी को पता है कि सिर्फ 75 अफसरों को ही सीक्रेट लिस्ट में रखना है और इस लिस्ट में जनरल कैटेगरी में भी 75 नाम शामिल हैं और रिजर्व कैटेगरी में भी 75 नाम है। इसलिए फाइनल रिजल्ट में गोपनीयता के दायरे में रखे सभी 75 नाम जनरल कैटेगरी में डाल दिए गए, क्योंकि इसका हिसाब गोपनीयता के दायरे में रहकर नहीं देना पड़ेगा। तो क्या ओबीसी एससी एसटी की हिस्सेदारी को मारकर यूपीएससी घोटाला कर रहा है? इस पर उन नेताओं की चुप्पी क्यों है जो अपने अपने समाज की पैरोकारी की बात करते हैं? क्या अखिलेश यादव, केंद्र सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल और मायावती समेत देश के तमाम नेताओं को यूपीएससी स्कैम पर सवाल नहीं करना चाहिए? क्या ये नेता सिर्फ यूपीएससी के बयान पर इतना भरोसा करते हैं कि सवाल तक खड़े नहीं कर सकते? वैसे मोदी सरकार सबको खुश करने के लिए लगातार वो काम कर रही है जिससे ओबीसी एससी एसटी के रिजर्वेशन पर ज्यादा बोझ पड़ रहा है, क्योंकि लोगों की भागीदारी बढ़ रही है। लेकिन हिस्सेदारी 1992 वाली है, क्योंकि जब रिजर्वेशन लागू किया गया तो इसके लिए 1931 के कास्ट सेंसस को आधार बनाया गया, क्योंकि अब तक की आजाद भारत सरकारों ने जातिगत जनगणना नहीं कराई है। अब जब कास्ट सेंसस की मांग हो रही है तो सरकार इसे क्यों नहीं कराना चाहती? ये उन नेताओं को सोचना होगा जो अपने समाज की पैरोकारी की बात करते हैं। क्या उन नेताओं को सरकार में हिस्सेदारी मिलने से ही सामाजिक न्याय मिल जाता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार ने थर्ड जेंडर को रिजर्वेशन देने के लिए ओबीसी रिजर्वेशन में हिस्सेदारी देने का फैसला लिया है, जिसका सीधा मतलब है कि ट्रांसजेंडर को ओबीसी कैटेगरी से नौकरी मिलेगी, यानी कि वो चाहे जाति से ब्राह्मण हो, ठाकुर हो या सवर्ण वैश्य हो, उन सबको मोदी सरकार ओबीसी कैटेगरी में नौकरी देगी, यानी कि 27% ओबीसी रिजर्वेशन में ही हिस्सेदारी होगी। तो नुकसान भी ओबीसी रिजर्वेशन का होगा। इसका फायदा सबसे ज्यादा तब उठाया जाएगा जब नगर पालिका और पंचायत चुनाव होंगे, तब ओबीसी की सीट पर सवर्ण ट्रांसजेंडर को रिजर्व कर दिया जाएगा। ओबीसी के नाम पर आपसे वोट लिया जाएगा, तब भी कहिएगा कि वोट तो मोदी को ही देंगे। फिर चाहे इलेक्शन कमीशन ओबीसी के नाम पर ट्रांसजेंडर सीट क्यों ना रिजर्व कर दे, तब क्या पंडित, ठाकुर, वैश्य या थर्ड जेंडर जिनको ओबीसी में रिजर्वेशन दिया गया है, क्या उनको ओबीसी समाज नहीं चुनेगा? हाँ, कुछ लोग कह सकते हैं कि क्या सिर्फ पंडित, ठाकुर और वैश्य ही ट्रांसजेंडर है? ऐसा नहीं है, हर समाज से ट्रांसजेंडर है और आगे भी रहेंगे। जैसे जैसे सामाजिक बुराइयां खत्म होगी वैसे वैसे ऐसे लोगों की भी एक्सेप्टेंस बढ़ेगी और इन लोगों की भागीदारी भी बढ़ेगी। लेकिन सवाल इसलिए उठा क्योंकि अक्सर सुना जाता है कि ट्रांसजेंडर की कोई जाति और धर्म नहीं होता है, उसकी पहचान ही ट्रांसजेंडर है। लेकिन जब किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनाने की बात आई तो महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को ही क्यों बनाया गया? इसलिए सवाल है कि सभी ट्रांसजेंडर को ओबीसी कैटेगरी में रिजर्वेशन कैसे दिया जा सकता है? क्या ये ओबीसी समाज की हिस्सेदारी पर डाका नहीं है? क्या ये ओबीसी समाज की भागीदारी को कमजोर करने की साजिश नहीं है? क्योंकि ये सर्वसत्य है कि ओबीसी समाज ही इस देश में सबसे ज्यादा आबादी वाला है, लेकिन रिजर्वेशन के नाम पर सिर्फ हिस्सेदारी 27% है। और जब बात जातिगत जनगणना की आती है तो सरकार इससे मुकर जाती है। जबकि 2019 लोकसभा चुनाव से पहले आज के रक्षा मंत्री और तब के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि उनकी सरकार जातिगत जनगणना कराएगी, लेकिन उनकी ही सरकार यानी कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया
कि सरकार जातिगत जनगणना नहीं कराएगी, तो बात बहुत साफ है कि मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास की बात चाहे जितना कर ले, लेकिन हिस्सेदारी के सवाल पर ओबीसी का न साथ है, न विकास है, न विश्वास है। क्योंकि मोदी सरकार आने के बाद सबसे ज्यादा ओबीसी का हक मारा जा रहा है। क्यों नहीं योगी सरकार में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में रिजर्वेशन घोटाले की जांच कराई गई? क्यों नहीं ओबीसी समाज की हिस्सेदारी दी जा रही है? क्या ये सच नहीं है कि यूपी के बांदा जिले में कृषि विश्वविद्यालय में 15 में से 11 ठाकुर जाति के प्रोफेसर बनाए गए, जिस पर सवाल भी उठे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ ही इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार।